जय हिंद दोस्तों। तो भारत जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। किसी भी देश जहां उस देश की सरकार के दबाव में आए बिना सभी फैसले अपने राष्ट्र हित के लिए ले रहा है। भारत की इकोनॉमी लगातार पूरी रफ्तार के साथ सभी देशों को पछाड़ती हुई एक पायदान ऊपर जा रही है। तो भारत का ये विकास, ये समृद्धि अब दूसरे देशों से सही नहीं जा रही। हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका की CIA और वहां के डीप स्टेट के लोग अब भारत के खिलाफ ऑपरेशन 37 लॉन्च कर चुके हैं, जिसका लक्ष्य यह रखा गया है कि नरेंद्र मोदी को उसकी कुर्सी से हटाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति हैं जिसके आने के बाद भारत ने इतना विकास किया और आज भारत इस काबिल हो चुका है कि वो अमेरिका को भी आंखें दिखा सके। CIA के इस प्लान का पर्दाफाश गोवा के एक व्यक्ति सावियो रॉड्रिगोस ने किया। CIA अपने इस ऑपरेशन 37 के जरिए भारत को जात पात, भाषा, यहाँ तक कि उसके पहनावे तक पर बांटना चाहती है। आसान शब्दों में कहूँ तो फूट डालो और राज करो। वही इनका ब्रिटिशर कॉलोनियल माइंडसेट। जैसा कि ट्रंप के एक एडवाइजर पीटर नवारो हाल ही में अपने बयान के लिए विवादों में हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत को जात पात के आधार पर बांटने की कोशिश की। उन्होंने ये बयान दिया कि भारत रशिया से ऑयल खरीदकर सिर्फ भारतीय ब्राह्मणों को फायदा पहुंचा रहा है, इससे आम लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा। आने वाले समय में उत्तर भारत में खालिस्तानी मुहिम को भी जोर दिया जा सकता है। इसी दिन के लिए तो अमेरिका खालिस्तानियों को अपने यहाँ पनाह दे रहा था। दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विवाद पैदा करेगा, भारत में लोगों के पहनावे को लेकर विवाद पैदा करेगा, यहाँ तक कि लोगों के रंग और उनकी शरीर की बनावट को लेकर भी एक तरह का रेसिज्म भारत में फैलाया जाएगा। जैसा कि हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को चाइना और नेपाल के साथ कनेक्ट करके उनके ऊपर कमेंट्स करना, सिखों की पगड़ी और उनके पहनावे को लेकर विवाद पैदा करना, बिल्कुल इसी तरह से दक्षिण भारत के लोगों के पहनावे, भाषा को लेकर विवाद पैदा करना, ताकि लोगों की सोच को बांटा जाए। आखिरकार लोगों से ही तो देश बनता है। सोशल मीडिया या न्यूज़ के जरिए लोगों में सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान सर्कुलेट करो और सरकार के हार्डकोर वोटर्स उनके दिमाग में ये बात बैठा दो कि सरकार के नेता ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जैसा कि पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही थी, योगी आदित्यनाथ मोदी को पसंद नहीं करते और मोदी की अमित शाह से नहीं बनती। और हाल ही में ऐसी न्यूज़ भी सर्कल हो रही थी जिसमें कि भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी टारगेट किया गया था कि वो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं, जिससे कि गाड़ियां खराब होती हैं और वो अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से भारत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत की ऑटोमोबाइल्स कंपनियां देश विदेश में अपनी पहचान बना रही हैं और विदेशी कंपनियों को टक्कर दे रही हैं, तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी को टारगेट इसीलिए किया गया था। यहाँ तक कि भारत की न्यायपालिका और चुनाव आयोग को भी अपने टारगेट पर लेने की कोशिश की गई थी और देश में ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा था कि भारत एक तानाशाह देश बन रहा है, लोकतंत्र खतरे में है और मोदी एक डिक्टेटर है। CIA ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन 37 इसलिए रखा है कि CIA बीजेपी की 37 सांसदों को मोदी के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। इन सांसदों का ऐसा डाटा इकट्ठा करना चाहती है जिसके बाद कि उनको ब्लैकमेल किया जाए और इस काम की फंडिंग के लिए भारत के ही बिजनेसमैन को काम पर लगाना चाहती है। इन बिजनेसमैन को ये लालच दिया जाएगा या दिया गया होगा कि अमेरिका आपको आपके बिजनेस में सपोर्ट करेगा, चाहे आपके देश में हो या इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ तक कि भारत के कोर बिजनेसमैन, चाहे वो अडानी हो या अंबानी, उनको तक को बदनाम करके अपना टारगेट बनाया गया कि देखो ये लोग तो रूस से तेल खरीदते हैं और खुद को फायदा पहुंचा रहे हैं। प्रतिबंधों के बाद रूस से तेल, हथियार ये सब खरीद रहे हैं सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने के लिए। इनको यहाँ भारत की आम जनता की कोई परवाह नहीं। सोशल मीडिया के जरिए इन खबरों को काफी ज्यादा फैलाने की कोशिश की गई। आफ्टर ऑल ये सोशल मीडिया भी तो अमेरिका के ही कंट्रोल में है और भारतीय यहाँ पर बढ़ चढ़कर इन अमेरिकन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और इन्हीं सोशल मीडिया ऐप्स का यूज अमेरिका हमेशा अपने फायदे के लिए करता है, ताकि वो ऐसी प्रोपेगेंडा से भरी न्यूज़ को भारत में सर्कुलेट कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कि आज भारत का अपना सोशल मीडिया होना कितना ज़्यादा जरूरी है।
क्योंकि यहाँ पर भारतीय लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो किसी भी खबर पर बिना एनालाइज किए अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। यूएस में एक बिल्डिंग है जिसका नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, पेंटागन, जिसको कि दुनिया की वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि यूएस के सबसे बड़े थिंक टैंक, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, रिटायर CIA ऑफिसर या कोई राजनेता, यूएस के सभी टॉप बुद्धिजीवी इसी बिल्डिंग का हिस्सा होते हैं। वो कौन है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। इसका खुलासा करते हुए बिल गेट्स ने भी ये कहा था कि वो भी इसी थिंक टैंक का हिस्सा हैं। ये सभी लोग अलग अलग ग्रुपों में बंटे होते हैं जिनका कि अपना अपना एक अलग मिशन होता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। मान लो कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें कई सारे ऑफिस हैं। एक ऑफिस का काम है कि वो एशिया पर नजर रखे, दूसरे ऑफिस का काम मिडल ईस्ट, तीसरे का यूरोप। इन ऑफिस का काम ये होता है कि अपने अपने मिशन के अंतर्गत कोई देश क्या बोलता है, क्या करता है, चाहे वो उस देश की डिप्लोमेसी हो या डिफेंस, उसकी इकोनॉमी, वहाँ के लोकप्रिय नेता कौन कौन हैं, उनकी कमजोरियाँ, उस देश की सरकार के मंत्री नेता का डाटा इकट्ठा करना ताकि जरूरत पड़ने पर कल को उनको ब्लैकमेल किया जाए, वहाँ के टॉप बिजनेसमैन, वहाँ के लोगों की समस्याएं, ताकि इस चीज को हथियार बनाकर उस देश में कल को पॉलिटिकल क्राइसिस लाया जाए। यहाँ तक कि उस देश के खान पान, रहन सहन, वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद, छोटे से छोटा डाटा भी ये अलग अलग ऑफिस इकट्ठा करते हैं और उनको ये डाटा उनके ये एजेंट्स जो कि उसी देश में बैठे होते हैं, चाहे वो कोई आम इंसान हो, कोई बिजनेसमैन, नेता या कोई विदेशी NGO, पेंटागन की इस बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। अगर अमेरिका को लगता है कि कल को कोई देश उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, उसका झुकाव अब अमेरिका की बजाय रशिया और चाइना की तरफ है, फिर इसी बिल्डिंग में मौजूद ये थिंक टैंक के लोग डिसाइड करते हैं कि अब कैसे उस देश के इस डाटा को यूज किया जाए और फिर ये थिंक टैंक अपनी आगे की रणनीति तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बिल्डिंग से सिर्फ दूसरे देशों पर ही नजर रखी जाती है, इस बिल्डिंग की नजर पूरे अमेरिका पर भी होती है। यहाँ तक कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसको बनना है किसको नहीं, इसमें भी सबसे बड़ा हाथ इसी बिल्डिंग का होता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि इसी बिल्डिंग से वो फरमान निकला था जब ट्रंप पर गोली चली थी, इसी बिल्डिंग से वो फरमान निकले थे जब पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को गिराकर शरीफ खानदान को पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठाया गया, और इसी बिल्डिंग से वो फरमान निकला था जब बांग्लादेश में पूर्ण बहुमत से जीती शेख हसीना को तख्ता पलट करके यूएस के बंदे यूनुस खान को कुर्सी पर बैठाया गया। बल्कि ये दोनों तो अपने देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे। यहाँ तक कि अगर कभी भी इलेक्शन होता तो ये दोनों नेता एक तरफ जीत हासिल करके अपनी सरकार बना सकते थे, और फिर किस तरह से उसी शेख हसीना पर इलेक्शन में धांधली का आरोप लगाकर वहां के लोगों को बरगलाया गया, और आज उसका नतीजा हमारे सामने है। और अब कुछ ऐसा ही ये बिल्डिंग भारत के साथ करना चाहती है, क्योंकि आज भारत अमेरिकन शर्तों के खिलाफ खड़ा हो चुका है, उनके गुलाम, उनकी कठपुतलियां नहीं बनना चाहता। हम महंगा अमेरिकन तेल, उनके डिफेंस के हथियार जो कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के हैं, हम नहीं खरीदना चाहते। भारत अपनी मार्केट का एक्सेस अमेरिकन को नहीं देना चाहता ताकि ये अमेरिकन हमारे किसानों का धंधा छीन सकें और भारतीय किसान अमेरिकन किसानों के गुलाम बन जाएं। और ये सब अमेरिका को किसी भी हाल में मंजूर नहीं। अब अमेरिका को भी पता है कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। दुनिया अब अमेरिका की गुलाम नहीं रहना चाहती। डॉलर खत्म हो रहा है, तो अब यूएस को पता है कि पूरी दुनिया के खिलाफ अग्रेशन का समय आ चुका है। अब दूसरे देशों में घुसो, चाहे पॉलिटिक्स के जरिए चाहे मिलिट्री के जरिए, उनके सारे एसेट्स, प्राकृतिक संसाधन कब्जा लो, जैसा कि पहले इराक और अब वेनेजुएला के साथ हो रहा है। कभी टेररिज्म का बहाना बनाकर तो कभी ड्रग कार्टेल्स का बहाना बनाकर। आखिर चंद ड्रग कार्टेल्स को मारने के लिए आर्मी की क्या जरूरत? कोई भी बहाना बनाओ, बस उस देश में घुसो, बिल्कुल किसी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन पैदा कर दो, दुनिया में डर पैदा करो। इसीलिए तो यूएस ने अपनी इसी बिल्डिंग में मौजूद एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। यानी कि यूएस के लिए अब वो समय आ चुका है कि पूरी दुनिया में डर, इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा भी था कि वर्ल्ड वॉर 1 हम जीते, वर्ल्ड वॉर 2 हम जीते,
और अब वर्ल्ड वॉर 3 भी हम जीतेंगे। इसलिए ट्रंप हर बार वर्ल्ड वॉर का जिक्र करता है। अगर आपको ये लगता है कि ट्रंप ही वो बनता है जहां उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पागल है, जो भारत के खिलाफ इतना जहर उगलती है, भारत को अनस्टेबल कर रही है, तो ये आपका वहम है। असल में ये बिल्डिंग ही है जिसने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया, क्योंकि इस बिल्डिंग के थिंक टैंक को पता था कि यही वो समय है जब ट्रंप के डिसरिस्पेक्टफुल, रूथलेस, बुलिंग कैरेक्टर को दुनिया के खिलाफ एग्रेशन में यूज करना होगा। तो अब भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब इस बिल्डिंग के एजेंट्स भारत में सक्रिय होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अपने इन दुश्मनों को टक्कर भी भारतीयों को ही देनी होगी। एकजुट रहें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी देश विरोधी खबर, सूचना या व्यक्ति पर भरोसा न करें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक रखें। बिना सोचे समझे ऑनलाइन किए गए किसी भी खबर या सूचना पर रिएक्शन ना दें। हमें ही अपने देश को बचाना है। आखिरकार देश है तो हम हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, हमारा कल्चर सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।